दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूँ जो सामने से देखने में आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ये मुद्दा इतना सामने से देखने में साफ साफ दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। मैं बात करने वाला हूँ आज आपके साथ खालिस्तान मुद्दे पर। ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, जो इस समय आप लोग देख रहे हैं, अचानक से नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा बहुत बड़े स्केल पर उछाला जा रहा है। मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं कि वास्तव में ये मुद्दा है क्या और वास्तव में इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। एक्चुअली दोस्तों, आज जब मैं यूएसए के बजट को देख रहा था, तो जब मैं यूएसए के बजट को देख रहा था, एक्चुअली कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा था कि यूएसए में शटडाउन का मामला बन रहा है, शटडाउन का मामला बन रहा है। तो मुझे भी थोड़ी उत्सुकता हुई कि देखें वास्तव में इस मुद्दे में है क्या, इस शटडाउन का मतलब क्या है। तो जब मैं यूएसए के बजट की तरफ देख रहा था, तो मैंने देखा कि यूएसए का जो बजट है, जो बजट का घाटा है, वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये $2 ट्रिलियन दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है, और हमारी जीडीपी का 2/3 तो उनका बजट घाटा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बजट घाटा कितने बड़े स्केल पर है। अब दोस्तों, किसी भी देश के अंदर जब बजट का घाटा बढ़ता है तो सरकार को बाजार से उस घाटे को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, यूएसए के बजट में जब इतना घाटा है तो वहां की सरकार लोन पर मार्केट से पैसा उठा रही है और अपने खर्चे को पूरा कर रही है। और जब सरकार इतनी बड़ी मात्रा में मार्केट से लोन उठाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और पिछले 16 साल के इतिहास को आप देखेंगे तो इतना इंटरेस्ट रेट यूएसए के अंदर कभी नहीं रहा है जितना अभी है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इकोनॉमी में, तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो मार्केट से पैसा नहीं उठाता, और मार्केट से जब पैसा नहीं उठाता तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगा इकोनॉमी के अंदर। और वही यूएसए की इकोनॉमी फील भी कर रही है। आप देखेंगे लगातार यूएसए की जो ग्रोथ रेट है वो घट रही है। अब इससे यूएसए के सामने एक समस्या और बनती है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ रेट घटेगी तो टैक्स कलेक्शन भी घटेगा, और टैक्स कलेक्शन घटेगा तो अगली साल फिस्कल डिफिसिट फिर से बड़ा हो जाएगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए का इतना ज्यादा फिस्कल डिफिसिट क्यों है। तो जब मैं यूएसए के बजट को देख रहा था तो आप देखोगे यूएसए का जो बजट है उसमें सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो तो कम हुआ है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी में जब स्लो डाउन होगा, ग्रोथ रेट कम होगी तो टैक्स कलेक्शन तो कम होगा ही। इसके अलावा यूएसए के खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और जब आप उन खर्चों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो यूएसए का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण रसिया यूक्रेन वॉर भी है। इस युद्ध में आमने सामने से तो आपको दिखाई दे रहा है कि रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि यूक्रेन को जितनी भी सहायता है वो यूएसए उपलब्ध करा रहा है। अब यूएसए यहां सहायता उपलब्ध कराता है तो आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जब रसिया और यूक्रेन युद्ध में यूएसए यूक्रेन को जब मदद पहुंचाएगा तो इस युद्ध में उसको मदद करने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। और यूएसए का जो बजट है उसके घाटे का एक बड़ा कारण रसिया यूक्रेन वॉर में यूएसए का इन्वॉल्व होना भी है। अब आप कहेंगे इसका फर्क तो रशियन इकोनॉमी पर भी आना चाहिए, क्योंकि रसिया भी सामने आमने से ही युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। लेकिन आप लोग देखेंगे कि रसिया की इकोनॉमी को बहुत कहीं हद तक सहारा मिल रहा है इंडिया से। इंडिया लगातार रसिया से गुड्स बाइंग भी कर रहा है और उसको गुड्स सेल भी कर रहा है।
जिससे रसिया का व्यापार कंटिन्यू चल रहा है और इंडिया और चाइना के साथ वो व्यापार को बढ़ा करके उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है जितना यूएसए को हो रहा है। परिणाम यह है कि यूएसए के बजट में अच्छा खासा घाटा है। अब अगर यूएसए यूक्रेन को मदद ना दे तो यूक्रेन युद्ध हार जाता है, और अगर यूक्रेन युद्ध हारता है तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल लीडरशिप पर से यूएसए का नाम खत्म हो जाएगा, जो कभी नहीं चाहता यूएसए। दूसरा, अब यदि यूएसए यूक्रेन को मदद जारी रखता है तो उसकी इकोनॉमी एक भयानक संकट में फंस रही है। उसको अपने जो लोन लिया है बजट को पूरा करने के लिए, उस बजट का 34% पैसा एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट पर जब इंटरेस्ट यूएसए को पे करना पड़ेगा तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो डेट ट्रैप में फंसेगी, जैसे डेट ट्रैप में श्रीलंका फंसा था। और अगर ऐसे डेट ट्रैप में यूएस इकोनॉमी फंसती है तो ये एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा यूएसए के सामने भी और ग्लोबल मार्केट के सामने भी। अब यूएसए दोनों तरफ से फंसा हुआ है, वो युद्ध को बंद भी नहीं कर सकता है और युद्ध को कंटिन्यू रखने की हालत में भी नहीं है। अब दोस्तों, इन परिस्थितियों में क्या समाधान निकले, तो आप देखोगे कि यूएसए एक गेम शुरू करता है। एक संगठन है I5 जिसके 5 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, न्यूजीलैंड। और कहा यह जाता है कि ये जो संगठन है ये आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंसी को साझा करता है। अब दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि G20 की मीटिंग होती है इंडिया में, और ये पांचों के पांचों देश इंडिया आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि जो कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, हाँ यही नाम है शायद, उनकी हत्या में भारत का हाथ है। और ये कह करके जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वापस लौटते हैं और अपनी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि भारत कनाडा की संप्रभुता के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कनाडा को कभी मंजूर नहीं है, और कह करके वो हमारे राजनयिक को, हमारे राजदूत को वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों, पीछे से स्टेटमेंट आता है यूएसए का कि कनाडा और इंडिया को दोनों को इस मामले में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारत तो साफ कहता है कि उसने गुरदीप सिंह निज्जर की हत्या नहीं की है, लेकिन वास्तव में यूएसए ये आरोप देखा जाए तो वो प्रत्यक्षली या अप्रत्यक्षली कनाडा का ही समर्थन करता है। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, इस बात को हम थोड़ा समझें तो वास्तव में इसके पीछे एक बड़ा मुद्दा ये है कि यूएसए चाहता है कि ये जो खालिस्तान का मुद्दा है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उछाला जाए। उसके पीछे रीजन क्या है कि 2024 में चुनाव है, और 2024 में जब हमारे यहाँ चुनाव है तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो यूएसए है, कनाडा है, ब्रिटेन है, क्योंकि एक सिख आबादी, बहुत बड़ी आबादी इन देशों में रहती है, और आप जानते हैं उनका सीधा सीधा संबंध हमारे पंजाब के साथ है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट को फैला करके ये उस कम्युनिटी में ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार वास्तव में सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। और ऐसा ये क्यों चाहते हैं, उसके पीछे सिंपल कारण ये है कि 2024 के चुनावों को लेकर मोदी सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए। उनको इस बात का एहसास हो कि ये जो पश्चिमी देश हैं ये भारत के चुनाव को भी प्रभावित करने की अधिक शक्ति रखते हैं। इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों, वास्तव में यूएसए के जो कंट्री हैं, वेस्टर्न जो कंट्री हैं, ये चाहते हैं कि भारत सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाए 2024 का कि भारत इंडिया और रसिया के बीच का जो पैक्ट है बिजनेस, इसको तोड़ने पर मजबूर हो जाए। और अगर इंडिया और रसिया का ये जो पैक्ट टूटता है तो इस पैक्ट में
यूएसए पूरे तरीके से जीतेगा, क्योंकि उससे इंडिया और रसिया का अगर ये पैक्ट टूटता है तो रसिया बहुत लंबे समय तक इस युद्ध को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। परिणाम ये होगा कि यूएसए का जो बजट का घाटा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और युद्ध को भी जीता जा सकता है। तो वास्तव में अचानक से आप लोग देखेंगे ये जो खालिस्तान का मामला नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उछाला जा रहा है, ये वास्तव में वेस्टर्न कंट्री का पूरा एक प्रोपोगेंडा है और हमको समझना चाहिए कि ये वास्तव में मुद्दा क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके के एक नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।